चांदनी रात है। हल्की ठंडी हवा चल रही है। तीन दोस्त रामलाल, गंगाराम और हरीराम साइकिल पर लौट रहे हैं। बाजार की हलचल पीछे छूट चुकी है। चारों ओर सन्नाटा है। इस समय पे सड़क कितनी सुनसान लग रही है। हाँ, बस अब अगर कोई भूत दिख जाए तो मजा आ जाए। मजाक मत कर। मैंने सुना है इस रास्ते पर अजीब घटनाएं होती हैं। तीनों के बीच एक कौतूहल भरा सन्नाटा। तभी अचानक हवा तेज हो जाती है और पास की पेड़ से एक डाल टूटकर गिरती है। तीनों चौकन्ने हो जाते हैं। तीनों की साइकिलें अब धीरे धीरे चल रही हैं। हरीराम आगे, रामलाल और गंगाराम उसके पीछे। चारों तरफ अंधेरा है। सिर्फ दूर एक टूटी हुई स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही है। गंगाराम धीरे से कहता है, सुना है इस रास्ते पर एक बूढ़ी औरत को कई साल पहले मारा गया था। उसी की आत्मा भटकती है। रामलाल ने थोड़ा डरते हुए कहा। बंद कर अपनी बकवास। चलो जल्दी निकलते हैं। हरीराम बोलता है, रुको, मुझे लगा कि किसी ने मेरा नाम पुकारा। सब रुक जाते हैं। सन्नाटा छा जाता है। अचानक दूर झाड़ियों में कुछ सरसराहट होती है। तीनों के चेहरे पर डर उभर आता है। तीनों डर के मारे एक दूसरे के पास खड़े हो जाते हैं। तभी सड़क के किनारे एक लंबी परछाई दिखाई देती है। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही है। देखो, वो कौन है? भाई भागो! तीनों तेजी से साइकिल मोड़ते हैं, लेकिन तभी एक बूढ़ा आदमी उनकी ओर आता है। उनके दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। बूढ़ा धीरे धीरे पास आता है और पास आकर मुस्कुराता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। अरे रे, इतना डर क्यों गए? मैं यहाँ हर रात इस सड़क की निगरानी करता हूँ। सुना है लोग इसे भूतिया कहते हैं। हरीराम हैरान होकर कहता है, मतलब यहाँ भूत भूत कुछ नहीं है? बेटा, भूत होते हैं या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, पर डर हमेशा इंसान के दिमाग में होता है। तीनों राहत की सांस लेते हैं। हल्की मुस्कान उनके चेहरे पर आती है। वे फिर से साइकिल पर बैठते हैं और तेजी से घर की ओर बढ़ जाते हैं। हवा फिर से शांत हो जाती है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आगे और क्या होने वाला है। और जैसे ही वो लोग कुछ आगे बढ़े, तभी सड़क पर सन्नाटा है। हल्की ठंडी हवा चल रही है। रामलाल, गंगाराम और हरीराम जैसे ही पंचायत भवन के पास पहुंचते हैं, अचानक एक औरत की धीमी, करुणा भरी रोने की आवाज सुनाई देती है। गंगाराम साइकिल रोकते हुए कहता है, रुको, ये आवाज, कोई औरत रो रही है। हरीराम घबराते हुए कहता है, अरे छोड़ो, चलो जल्दी से निकलते हैं। इतनी रात को वहां कौन मिलेगा? गंगाराम सही कह रहा है, हमें देखना चाहिए। हो सकता है कोई मुसीबत में हो। रामलाल ने गंभीरता से जवाब दिया। तीनों दोस्त धीरे धीरे बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ते हैं। धुंधली चांदनी में वे देखते हैं कि वहां एक बूढ़ी औरत बैठी है, फटे पुराने कपड़ों में। उसके सफेद उलझे हुए बाल, झुकी हुई कमर और थरथराते हाथ उसे और भी डरावना बना रहे थे। जैसे ही तीनों दोस्त पास आते हैं, बूढ़ी औरत धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाती है। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, लेकिन वो आंखें जैसे कुछ कह रही थी, जैसे कोई पुराना राज छिपा हो। माई, तुम यहाँ इस ठंडी रात में अकेले क्यों बैठी हो? बूढ़ी औरत कुछ नहीं बोलती, बस धीरे धीरे रोती रहती है। उसकी आवाज अब भी भारी और रहस्यमयी थी। क्या तुम्हें हमारी मदद चाहिए? अब बूढ़ी औरत धीरे धीरे बोलती है। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा दर्द भी था। मैं इंतजार कर रही हूँ सालों से,
हरीराम ने डरते हुए कहा, किसका इंतजार? बूढ़ी औरत अब तीनों दोस्तों की ओर देखती है। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उनका, जिन्होंने मुझे बुला दिया, जिनसे मैंने वादा किया था कि मैं लौटूंगी। तीनों दोस्त अब सिहर जाते हैं। हवा और ठंडी हो गई थी। रामलाल हिम्मत करके पास बैठ जाता है। बाकी दोनों दोस्त दूरी बनाए रखते हैं। क्या हुआ था तुम्हारे साथ माई? बूढ़ी औरत अब एक गहरी सांस लेती है और बोलना शुरू करती है। बहुत साल पहले मैं इसी गांव में रहती थी। मेरे पति और 2 बच्चे थे। मेरा परिवार खुशहाल था, लेकिन फिर एक दिन वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। उसकी आंखों में दर्द दिखने लगता है। फिर एक दिन गांव के कुछ लोगों ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया कि मैं एक डायन हूँ। तीनों दोस्त चौंक जाते हैं। डायन? पर माई ऐसा क्यों? गंगाराम हैरानी से पूछता है। क्योंकि मेरे पति के पास कुछ जमीन थी और कुछ लोगों की उस पर बुरी नजर थी, इसलिए उन्होंने मेरे खिलाफ गांव में अफवाह फैला दी। धीरे धीरे लोग मुझसे डरने लगे, मुझसे नफरत करने लगे और फिर वो एक पल के लिए चुप हो जाती है। उसके चेहरे पर गहरी उदासी छा जाती है। फिर एक रात उन्होंने मुझे इस बरगद के पेड़ से बांध कर जला दिया। तीनों दोस्तों का खून जम जाता है। उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ जाती है। मतलब तुम एक आत्मा हो? हरीराम डरते हुए कहता है। बूढ़ी औरत सर झुका लेती है। हाँ, और मैं तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक कोई मेरे निर्दोष होने की सच्चाई इस गांव को नहीं बताता। अब तीनों दोस्तों को एहसास होता है कि ये आत्मा गांव में भटक रही है, क्योंकि उसकी मौत बेगुनाही में हुई थी। गंगाराम गंभीर होकर कहता है। माई, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन हमें क्या करना होगा? मेरा सच दुनिया के सामने लाओ। उन दस्तावेजों को खोजो जो मेरे पति ने छिपाए थे। वो बताते हैं कि मेरी मौत की साजिश किसने की थी। वो कागज पंचायत भवन के पुराने तहखाने में है। तीनों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अब उनके सामने सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो डर कर भाग जाएं, या फिर इस बूढ़ी आत्मा को इंसाफ दिलाएं। रामलाल हिम्मत करके कहता है। हम ये करेंगे माई, तुम्हें तुम्हारा न्याय मिलेगा। बूढ़ी औरत पहली बार हल्का सा मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी इंतजार था। इंतजार अपनी मुक्ति का। रात के समय ठंडी हवा के झोंके अब तेज हो चुके। बरगद के पेड़ के नीचे बैठी बूढ़ी आत्मा की आंखों में अब भी इंतजार था। हम पंचायत भवन के तहखाने में जाएंगे और सच ढूंढ कर रहेंगे। पर वो तहखाना तो परसों से बंद है। गांव में कहा जाता है कि वहाँ जाने वाले वापस नहीं आते, और अगर हमें सच में कोई आत्मा मिल गई तो? डरो मत, सच की राह हमेशा मुश्किल होती है, लेकिन वही इंसाफ दिलाती है। तीनों दोस्त एक दूसरे को देखते हैं और बिना और कुछ सोचे पंचायत भवन की ओर बढ़ जाते हैं। पंचायत भवन गांव की सबसे पुरानी इमारत थी। वहां रात को कोई नहीं जाता था।
तहखाने का दरवाजा जंग खा चुका था और धूल से ढका था। रामलाल, गंगाराम और हरिराम बड़ी मुश्किल से दरवाजे को धक्का देते हैं। अचानक दरवाजा खुद ही चरमरा कर खुल जाता है। भूतों ने खोल दिया। अब यहाँ तक आए हैं तो पीछे नहीं हट सकते। वो अंदर घुसते हैं। चारों ओर घुप अंधेरा था। रामलाल अब पुराना लैंप निकालता है और जलाता है। हल्की रोशनी में तहखाने की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी थी। ये देखो, ये तो किसी पुराने जमाने की लिपि लग रही है। वो तहखाने में आगे बढ़ते हैं। धूल भरी अलमारियों के बीच एक पुराना संदूक रखा था। यही होगा, जल्दी खोलो इसे। रामलाल और गंगाराम जैसे ही संदूक खोलते हैं, अंदर पुराने दस्तावेज रखे होते हैं। पीले पड़ चुके कागज जिन पर समय की मार साफ दिखाई दे रही थी। रामलाल दस्तावेजों को पढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो पढ़ता जाता है, उसके चेहरे के हाव भाव बदलने लगते हैं। ये तो चौंका देने वाला सच है। क्या लिखा है? रामलाल धीरे धीरे पढ़ना शुरू करता है। गांव के जमींदार ने अपनी जमीन हड़पने के लिए कई निर्दोष लोगों पर डायन होने का झूठा आरोप लगाया। ये पंचायत का आधिकारिक निर्णय था कि जिन लोगों को डायन घोषित किया गया उन्हें मौत की सजा दी जाएगी। एक औरत जिसे गांव की सुहागिन दादी के नाम से जाना जाता था, उसको बिना किसी अपराध के इस बरगद के पेड़ के नीचे मार दिया गया। वो निर्दोष थी, लेकिन पंचायत ने उसे डायन बताकर जला दिया। तो गांव के बुजुर्ग ही असली गुनहगार थे। उन्होंने अपनी गलतियों को छिपाने के लिए झूठा इल्जाम लगा दिया। इसका मतलब वो आत्मा सच बोल रही थी। तभी अचानक तहखाने की हवा और ठंडी हो जाती। तीनों दोस्त महसूस करते हैं जैसे कोई उनके पास खड़ा। धीरे धीरे एक छाया उभरती। वही बूढ़ी औरत। बूढ़ी औरत अब उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा शांत लग रहा था। अब मेरा सच सामने आ चुका है। अब मुझे शांति मिलेगी। तभी बाहर से कुछ लोगों की आवाज आती। गांव के कुछ बुजुर्ग वहां पहुंच चुके थे। उनके चेहरों पर चिंता थी। गांव का मुखिया गुस्से में कहता है, तुम लोगों ने तहखाना क्यों खोला? ये दस्तावेज ये कहाँ मिले? रामलाल गंभीर स्वर में कहता है। तो आपको पहले से पता था मुखिया जी? गांव के मुखिया का चेहरा उतर जाता है। हाँ, हमारे पूर्वजों ने कई गलतियाँ की थी और अब हमें सच को छिपा रहे थे ताकि गांव का सम्मान बचा रहे। सम्मान? एक निर्दोष औरत को मारकर कैसा सम्मान? अब सच सबको बताना ही होगा। गांव वालों को जब असली सच्चाई पता चलती है तो सबको गहरा अफसोस होता है। बूढ़ी आत्मा धीरे धीरे शांत हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन अब उसमें एक सुकून था। वो धीरे से मुस्कुराकर कहती है, अब मैं जा सकती हूँ। शुक्रिया बच्चों। एक हल्की हवा चलती है और देखते ही देखते बूढ़ी आत्मा धीरे धीरे गायब हो जाती है। बरगद के पत्ते धीरे धीरे हिलते हैं जैसे कोई विदाई दे रहा हो। सुबह होते ही पूरा गांव पंचायत भवन के बाहर इकट्ठा हो जाता है। दस्तावेज सबको दिखाए जाते हैं और गांव के बुजुर्ग अपनी गलती मानते हैं। पंचायत एक नया नियम बनाती है कि भविष्य में कभी किसी निर्दोष पर ऐसा अन्याय नहीं होगा। आज हमने सिर्फ एक आत्मा को मुक्त नहीं किया, बल्कि गांव को उसके पुराने पापों से भी मुक्त किया है। हाँ, और ये बरगद का पेड़ अब सिर्फ डर का नहीं, न्याय की पहचान बनेगा। गांव वाले बरगद के पेड़ के पास दीप जलाकर अब प्रार्थना करते हैं। अब वहां कोई आत्मा नहीं थी, बस एक पुरानी कहानी थी जिसकी सीख हमेशा याद रखी जाएगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच कभी छिपता नहीं, देर सवेर सामने आ ही जाता है। अंधविश्वास और झूठी कहानियों की वजह से कई निर्दोष लोगों को सजा दी गई। सच को समझना और न्याय करना हम सबकी जिम्मेदारी है।